जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर की क्लास। ये करंट अफेयर की क्लास को अगर देखा जाए तो 13 तारीख का है, 13 अक्टूबर की ये क्लास है, ठीक है। और 13 अक्टूबर को जो भी चीज़ें घटित हुई हैं उसके बारे में एक छोटा सा अपना ये प्रयास है। तो 2013 की जैसे आप देख रहे हैं, 13 अक्टूबर 2023 का ये करंट अफेयर है और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और करंट अफेयर पे आते हैं। और मुख्य मुख्य जो टॉपिक हैं 11 अक्टूबर के, उसमें से हम लोग छाटे हैं टॉपिक को, वही टॉपिक को जो एग्ज़ाम के एग्ज़ाम के व्यू ऑफ एग्ज़ाम के से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग को जानते हैं कि 13 अक्टूबर में क्या क्या चीज़ नया हुआ है जो परीक्षा में हमसे पूछा जा सकता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं। तो पहला चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सॉरी। तो पहला चीज़ हम लोग देख रहे हैं गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन की अगर बात की जाए तो इसको भारत सरकार ने, कौन, भारत सरकार ने 2009 में, कब, भारत सरकार 2009 में इसको जलीय जीव घोषित किया था, कौन, भारत सरकार। और ये चीज़ें ना अब इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। तो गंगा डॉल्फिन जो है देश का तो राष्ट्रीय जलीय जीव है ही। ये घोषणा 2019 में हुई, 2009 में हुई थी, लेकिन 2023 में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यह घोषणा की है कि गंगा डॉल्फिन जो है ये उत्तर प्रदेश की जलीय जीव घोषित की जाती है। और वो जो योजना शुरू की गई है ना, मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन के नाम से ये योजना शुरू की गई है। और ये कहाँ शुरू की गई है, तो यूपी के हापुड़ ज़िले से ये चलाया जा रहा है, ठीक, कहाँ से, यूपी के हापुड़ ज़िले से इसको चलाया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। यह मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान के तहत, ठीक है, यह यूपी के हापुड़ ज़िले में चलाया जा रहा है। और भारत सरकार की अगर बात की जाए तो भारत सरकार ने 2019 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक कंफर्म होता है। अगर इसकी बात की जाए कि यूपी में कहाँ से, तो यूपी में आप इसको विशेष ध्यान देंगे कि यूपी में हापुड़ ज़िले से चलाया जा रहा है। और अभियान का जो नाम है वो क्या है, तो अभियान का नाम है मेरी गंगा मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान है। अगर ये भारत सरकार की बात करें तो ये 2009 में, इस चीज़ को आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है श्रेष्ठ योजना, ठीक है। अगर श्रेष्ठ योजना की बात की जाए तो इसमें क्या केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है, ठीक है। आपको पता होगा केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस योजना की, मतलब सर्वश्रेष्ठ योजना की क्या की है, श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति के लोग, ठीक है, एससी को क्या क्या किया जाएगा इसमें, तो शिक्षा को आगे बढ़ाने और सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए इस योजना का शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो एससी के लोग हैं उसमें शिक्षा को सुधारा जाए और अधिक से अधिक लोगों को मुख्य शिक्षा से जोड़ा जाए और उनके लिए जो सामाजिक आर्थिक जो न्याय है उसको बढ़ाया जाए और उनको प्रगति किया जाए, मतलब उसको बढ़ावा दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को भेदभाव किया जाए, इस योजना के तहत शुरू किया गया है। तो इस योजना का क्या नाम है, आप याद रखेंगे, श्रेष्ठ योजना। किस दिन शुरू की जाती है, तो ये 13 अक्टूबर को आया था पेपर में, ठीक है। पहले इसमें डेट मैं आपको डिफाइन कर दूंगा,
अगले पीडीएफ में मैं आपको डेट भी डिफाइन करता हुआ चलूँगा, ठीक है। उद्देश्य आपको पता ही चल गया कि एससी लोगों जितने लोग हैं उनके क्या है, तो शिक्षा को बढ़ाना है और सामाजिक आर्थिक प्रगति को भी बढ़ाना है। ये इस योजना का मुख्य क्या है, उद्देश्य है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन भी हम लोगों का बड़ा ही प्यारा है। और अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 16वीं, क्या ये कह रहा है, तो बात हो रही है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस की, ठीक है। किसकी बात हो रही है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस की। तो इसमें क्या कह रहा है कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, का आयोजन कहाँ हुआ है, पहला तो हम कहेंगे केरल में हुआ है। पहला पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो केरल में किया जा रहा है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी है कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा केरल के कोच्चि में पहली बार कृषि विज्ञान सम्मेलन किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन केरल के कोच्चि में, ठीक है। अगर कोच्चि की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत जगह पूछता है कि कोच्चि किस तट पे बसा है, तो जो तट पे बसा है वो मालाबार तट पे बसा है, ठीक है। पूरा केरल की ही बात की जाए तो मालाबार तट पे ये बसा हुआ है, ठीक है। तो केरल राज्य है और उसमें जगह कौन सी है, कोच्चि है। और ये बैठक कौन सी हो रही है, तो बैठक हो रही है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। चलिए आइए तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि देखा जा रहा है हम लोग कि माउंट ब्लैक पर्वत, ठीक है, माउंट ब्लैक पर्वत के बारे में बात की जा रही है। इसमें भी एक चीज़ देखा गया है, अभी इसकी ऊंचाई जो है ना वो कम हुई है। इसकी ऊंचाई क्या हुई है, कम हुई है। कैसे हुआ है उस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो ये शोधकर्ताओं के अनुसार पश्चिमी यूरोप में स्थित पर्वत माउंट ब्लैक की ऊंचाई में कमी आई है। तो ये शोधकर्ता जो हैं इसमें क्या किए हैं, तो इसमें इसकी ऊंचाई में क्या पाए हैं वो लोग, तो ऊंचाई में क्या पाए हैं, कमी पाए हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब इस पर्वत को अगर हम बात की जाए तो ये पर्वत फ्रांस, इटली और स्विट्ज़रलैंड तक फैला हुआ है, जो अल्पास पर्वत का ही भाग है। तो अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, अगर माउंट ब्लैक की बात की जाए तो अल्पास जो पर्वत है ये उसी का ही भाग है, एक तरीके से हम कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसमें। अल्पास पर्वत श्रृंखला मध्य यूरोप, कहाँ, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे बड़ी पर्वतमाला है नमीन वलीद पर्वत, ठीक है, ये है। सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है। जो अल्पास पर्वत है ना इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यह नवीन वलीद पर्वत है, ठीक है। लेकिन इसके ऊंचाई में क्या देखा गया है, तो कमी आई है, इसको नोट किया गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे की पॉइंट पे। जैसे कि चक्रवात का ये पॉइंट है, ठीक है। अगर चक्रवात की अगर बात की जाए 2023 में, तो वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता, ठीक है, मानवीय सहायता, ठीक है, और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन 19 से 11 अक्टूबर तक कहाँ किया जा रहा है, तो गोवा में किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। जो जगह जगह चक्रवात आता है ना उसमें हम लोग कैसे सुरक्षा दे सकते हैं,
कैसे उस आपदा से लड़ सकते हैं, मानवीय सहायता क्या हो सकती है, इसका आयोजन होता है। और यह 2016 से, कब से, 2016 से भारतीय सेना भा सॉरी भारतीय सेना, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है। तो अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में किया गया है। ठीक है, तारीख याद रखेंगे बिल्कुल, 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक किया गया है। कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। कौन सा सेना के जरिए किया गया है? तो यह भारतीय नौसेना, नेवी जिसको बोलते हैं, इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। और एक याद रखेंगे, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत होता है 2016 में। और भारतीय सेना की जगह भारतीय थल सेना चाहिए था। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है ये अभ्यास। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे जहाँ आपदा आई होती है उसमें किस तरीके से हम लोग उससे लड़ सकें, इसी का उसमें अभ्यास किया जाता है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी को देखते हुए हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं भारत NCX 2023। ठीक है, अगर इसका बात किया जाए तो भारत NCX 2023 है। तो भारतीय सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार श्री अजय कुमार सूद, आप लोग नाम बिल्कुल याद रखिएगा कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार श्री अजय कुमार सूद ने भारतीय साइबर सुरक्षा अभ्यास एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। ठीक है, तो ये लिस्ट जारी हो गई है। अगर बात की जाए तो ह्यूमन इंडिया रिच लिस्ट 2023, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इस लिस्ट की अगर बात की जाए तो ये लिस्ट जारी कौन करता है? ठीक है, तो जारी कौन करता है? तो उसका नाम है हुरल हुरुल हुरून इंडिया। ठीक है, क्या है नाम? क्या है? हुरून इंडिया। ठीक है, हुरून इंडिया। और यह 360 वेल्स द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। हुरल इंडिया रिसर्च लिस्ट 2023 की रिपोर्ट में भारत के अरबपतियों की सूची जारी की गई है। सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो इस बार भी मुकेश अंबानी जी को बनाया गया है। ठीक है, अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो दूसरे नंबर पे कौन है? तो गौतम अडानी हैं। ठीक है, पहले नंबर पे मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पे गौतम अडानी, और तीसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो साइमन एस पूनावाला। ठीक है, जो कि वैक्सीन का निर्माण किए थे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे ये है, सेकेंड नंबर पे गौतम अडानी, एक नंबर पे मुकेश अंबानी है। ठीक है, और इसमें अगर बात की जाए तो थोड़ा महिलाओं की भी बात कर ली जाए, क्योंकि महिलाओं को हम लोग पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इसमें अगर बेसिक बात किया जाए तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब जी हैं, इसमें बात करते हैं कि महिलाओं को साथ लेके चला जाए। ठीक है, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें अगर आपको, तो उसमें महिलाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोगों ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना, ये पुरुष की थी। ठीक है, महिला में भी देखते हैं क्या है। तो महिला में देखिए, महिलाओं में भारतीय सॉफ्टवेयर विकास कंपनी जोहो कॉरपोरेशन की क्या है, राधा वेम्बू भारत की सबसे अमीर महिला है। कौन है? राधा वेम्बू। ठीक है, और इनकी कंपनी क्या है? तो सॉफ्टवेयर जूडो कॉरपोरेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है जूडो नहीं है, जूहो
जूहो कॉरपोरेशन कंपनी है और इनकी जो एमडी है ये है राधा वेम्बू। ये भारत की सबसे अमीर महिला हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे अपने। चलिए, अगला टॉपिक भी हमारा बहुत ही शानदार है। अगला टॉपिक देखिए क्या है, हिंद महासागर रीम एसोसिएशन। ठीक है, ये जारी किया गया है और इसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में इसको हम लोग समझेंगे। और इसका ये जो है ना, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशियन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिम क्या है, इंडियन ओशियन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हाल ही में 2023 से 2025 तक, ठीक, के लिए हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन इंडियन ओशियन रिसर्च इंडियन ओशियन रिसर्च एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका को बनाया गया है। किसे, श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। साथ ही भारत को इस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो अध्यक्ष कौन है, श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष कौन है, तो भारत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये कब से कब तक चलेगा, तो 2023 से लेकर 2025 तक इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, और इसका इंडियन, देखिए, इंडियन ओशियन रिसर्च एसोसिएशन 13वीं सीएमओ बैठक का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। ठीक है, तो यह कौन सा क्रम का है, तो 23वें क्रम का है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे कि ये 23वें क्रम का है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, अगला टॉपिक बड़ा ही प्यारा है और अगला टॉपिक हम लोगों का ये कह रहा है ना कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप अमेरिका के स्पोकेन में आयोजित WBF विश्व जूनियर चैंपियन में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने कांस्य पदक जीता है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिएगा कि ये जो टूर्नामेंट है ये आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आयोजन कहाँ किया गया, अमेरिका के स्पोकेन में। ठीक है, स्पोकेन में आयोजित किया जा रहा है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने इसमें कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ियों अंडर 90, अंडर यहाँ 90 होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं अंडर 90 प्रतियोगिता ये है। भारत ने अब तक 11 पदक जीते हैं, जिसमें से साइना नेहवाल ने 2006 में और 2008 में रजत पदक और स्वर्ण पदक पर कब्जा किया था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइना नेहवाल जी के बारे में भी बात इसमें किया गया है। तो इन्होंने कब जीता था, 2006 में और 2008 में रजत पदक जीता था और स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले टॉपिक को। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है, IMF रिपोर्ट। ठीक है, IMF रिपोर्ट, इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में संशोधित अनुमानित GDP विकास दर 6.33% है। ठीक है, इस रिपोर्ट में अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात की जाए तो इसमें जो अनुमानित रहने का जो अनुमान है वो है इनका कि 3.6% GDP की वृद्धि रहेगी। ठीक है, IMF ने आर्थिक विकास के अनुमान को बढ़ाने के मुख्य कारण अप्रैल जून, ठीक है, अप्रैल जून के दौरान उम्मीद से अधिक मजबूत खपत को बताया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि IMF ने जो कारण बताया है वो अप्रैल और जून के दौरान जो भी खपत हुई है उसको मुख्य रूप से इसने बताया है। चलिए आइए देख लेते हैं इसकी स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना क्या है,
तो स्थापना आईएमएफ की स्थापना अगर देखा जाए तो 1944 में हुआ था। सदस्य देश इसमें कितने हैं? तो सदस्य देश 190 देश हैं, जिसमें कि भारत भी शामिल है। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, उसी जगह, उसी में इसका मुख्यालय भी स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। सदस्य देश कितने हैं? तो 190 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी टॉपिक आपको समझ में आई होगी। चलिए, ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी इसमें कमियां हैं, जैसे डेट की या फिर योजना कब लॉन्च हुई, उस चीज़ को मैं जल्दी ही इस पर कवर करूँगा और उस चीज़ को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलिए, इस चीज़ को आप देखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस चैनल पे मैं करंट अफेयर लेके आऊँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलते चलते जय हिंद।